हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार सादर स्वागत। हम लोग जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के अंतर्गत हम लोग मुद्रण जो माध्यम है, जिसमें प्रिंट मीडिया के अंतर्गत हम लोग पुस्तकें, मैगजीन, समाचार पत्र, जर्नल्स, पॉम्पलेट, पोस्टर, ये सभी मुद्रण माध्यम में आते हैं। और इसके बाद जो श्रव्य माध्यम है, श्रव्य मतलब श्रवण माध्यम में हमने जानकारी प्राप्त की है रेडियो एंड ऑडियो कैसेट के बारे में। ओके, उसके बाद श्रव्य और दृश्य ऑडियो एंड वीडियो के अंतर्गत हमने टेलीफिल्म, टेलीफिल्म इसके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद हम लोग चर्चा करने जाएंगे जी हाँ, दूरदर्शन, टीवी, टेलीविजन। इस चर्चा के अंतर्गत हमने थोड़ी बहुत टेलीविज़न के बारे में हमने चर्चा की है, जैसे कि टेलीविज़न एक लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों के मेल से टेलीविज़न शब्द बना है, टेली एंड विज़न, बिकम टेलीविज़न। और हिंदी में इसके लिए सटीक शब्द बनाया गया है दूरदर्शन। फिल्म और दूरदर्शन इसे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में जहां बैठे सारी दुनिया से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। और जनसंचार के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब लोगों को आवाज़ के साथ दृश्य भी देखने को मिलने लगे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब से ये टेक्नोलॉजी हमारे समीप आई है टेलीविज़न की, तब से जो है हमारे पास घर में बैठे ही दुनिया भर से संबंधित सारे जो विषय है, जानकारी है, हम लोग बिना किसी विलंब के ही सब देख पा रहे हैं। और जनसंचार के माध्यमों में एक बहुत बड़ी परिवर्तन है, बहुत बड़ी क्रांति है, रेवोल्यूशन है। तो क्योंकि अब लोगों को आवाज़ के साथ साथ दृश्य का भी आनंद मिल रहा है, ऑडियो एंड वीडियो। संसार का पहला टेलीविज़न प्रसारण सार्वजनिक स्तर पर सन 1936 ईस्वी में हुआ। भारत में प्रथम प्रायोगिक टेलीविज़न केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से संपन्न हुआ। 1 अप्रैल 1976 से हमारे पास टेलीविज़न अर्थात दूरदर्शन के नाम से आकाशवाणी से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। इस समय देश के 7 बड़े शहरों में दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी थी। यह संख्या मार्च 1987 तक 192 हो गई। 15 अगस्त 1982 15 अगस्त के नए एशियाई खेलों का सीधा प्रसारण करके दूरदर्शन ने अपार सफलता प्राप्त की। अप्रैल सन 1982 में भारत द्वारा उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। यह देखिए, तो संसार का पहला टेलीविज़न जो है सार्वजनिक स्तर पर 1936 में हुआ। तो संसार का विश्व में संसार में फर्स्ट टेलीविज़न प्रसारण हुआ था 1936 में। ओके,
और भारत में पहला प्रथम प्रयोग हुआ है 15 सितंबर। भारत में जो है 15 सितंबर 1959 में जो है टेलीविज़न का जो है पहला प्रायोगिक उद्घाटन हुआ था। 1959 15 अगस्त से जो है ना भारत में दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ हुआ है 1959 15 सितंबर से। और ये जो है देश के जो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके कहना चाहिए बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों से इनॉग्रेशन उद्घाटन आरंभ हुआ था इस दिन। एंड 1 अप्रैल 1976 से हमारे पास दूरदर्शन के नाम से आकाशवाणी से अलग होकर अपना अलग अस्तित्व बनाने वाले थे दूरदर्शन, क्योंकि उससे पहले आकाशवाणी से जुड़ा हुआ था। तब तक 1959 से जो है 1976 तक चला, लेकिन 1959 से लेकर 1976 तक चला। कैसे? मार्च तक ऐसा चला कि आकाशवाणी से संलग्न होकर, मतलब इंडिपेंडेंट रोल होकर नहीं, यहाँ पर डिपेंडेंट होकर, किसके ऊपर? आकाशवाणी के ऊपर। तो मार्च तक चला, मार्च 1976 तक चला। 1 अप्रैल 1976 से जो है ना दूरदर्शन जो है ना स्वतंत्र रूप में काम करना आरंभ कर दिया था। स्वतंत्र रूप में काम करना आरंभ कर दिया था। कब? 1 अप्रैल 1976। तो तब तक इसका जो सीमा जो थी या फिर अवधा जो था, जो स्थिति जो थी वो आकाशवाणी से जुड़ी हुई थी। तो आकाशवाणी से ही प्रसारित हो रही थी, लेकिन उसका कोई स्वतंत्र रूप नहीं था। लेकिन 1976 1 अप्रैल से ना स्वतंत्र रूप में दूरदर्शन भारत में काम करना आरंभ किया। एंड इसके बाद 15 अगस्त, इसके बाद एक मिनट, हाँ, आई थिंक अभी आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये शायद ठीक होगा। हाँ, तो 15 अगस्त 1982 में एशिया खेलों का जो है ना सीधा प्रसारण जो है दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ और जो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। मतलब प्रथम सीधा प्रसारण, आपकी भाषा में सीधा प्रसारण मीन्स नथिंग बट, आई विल टेल यू, तो फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट, पहला सीधा प्रसारण जो है ये 1982 में हुआ था। 1982 में एशियाई खेलों का सीधा प्रसारण करके दूरदर्शन ने अपार सफलता प्राप्त की है। एंड 1 अप्रैल 1976 में उस समय जो है ना देश के केवल 7 ही शहरों में ये चैनल्स, मतलब दूरदर्शन का प्रचार प्रसार था। ये जो 7 शहर है, आगे जाकर 1987 तक इसकी संख्या बढ़ गई है। कितना? जो 7 शहर में जो था दूरदर्शन की जो सुविधा है या प्रसारण है,
या उपलब्धता है वो 192 शहर में कन्वर्ट हो गई है, मतलब स्प्रेड हो गया है। देखिए कहाँ 7 शहर और कहाँ पर 192 सिटीज। तो इतने सारे शहरों में सफलतापूर्वक दूरदर्शन का प्रसारण हो रहा था। एंड अप्रैल सन 1982 में भारत द्वारा उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। आज के आधुनिक समाज में संपूर्ण विश्व में दूरदर्शन जनसंचार का सशक्त माध्यम है। 1982 के दौरान दूरदर्शन के प्रसारण की शुरुआत हुई थी। प्रादेशिक स्तर पर दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना हुई। दिल्ली एवं प्रादेशिक केंद्रों को उपग्रह से संपर्क स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्य प्रारंभ हुए। तो 1982 से ही दूरदर्शन का ये जो प्रसारण है वो तीव्र गति से चलेगा है। इतना नहीं, एक समय तक केवल राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रोग्राम्स होते थे केवल उनके बारे में फोकस था, लेकिन 1982 के बाद जो रीजनल प्रोग्राम्स है, कहना चाहिए कि प्रादेशिक रीजनल राज्य स्तर की, मतलब जैसे कि यहाँ अब तेलंगाना है तो तेलुगु संबंधित, या फिर महाराष्ट्र है तो मराठी संबंधित, या तमिलनाडु है तो तमिल संबंधित, या बंगाल है तो बंगाल, मतलब राज्य स्तर की जो भी प्रचार है, प्रसार है, कार्यक्रम है, वो सब आरंभ हुए हैं 1982 से ही। तो उससे पहले प्रादेशिक प्रसारण शायद न था। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने दूरदर्शन के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एक, शिक्षा, सूचना व मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक विकास व परिवर्तन का प्रयत्न करना। तो भारत सरकार का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, तो उस मिनिस्ट्री ने कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ सूचना दी है। तो जब इस मंत्रालय का गठन हुआ है तो उसने दूरदर्शन को जो है ना कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है। ये जो दूरदर्शन है इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कुछ निर्देशित लक्ष्य बताए हैं, और उनमें से फर्स्ट वन है शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक विकास और उसमें परिवर्तन में प्रयास करना। देखिए, क्योंकि कोई भी माध्यम होता है तो उसका सबसे पहला ड्यूटी, जिम्मेदारी ये होती है कि फर्स्ट वो लोगों को अवेयर करे। यहाँ पर दूरदर्शन की जो जिम्मेदारी है और भी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर केवल श्रव्य नहीं बल्कि दृश्य भी है। तो श्रव्य और दृश्य के माध्यम से दूरदर्शन को यह प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा और सूचना दोनों के माध्यम से, शिक्षा तो देना है, सूचना देना है, ये दोनों देते हुए मनोरंजन के साथ, थर्ड वन मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के साथ सामाजिक विकास करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, और उस डेवलपमेंट में जो है ना अपना योगदान देना चाहिए। ये दूरदर्शन के लिए पहला निर्देश दिया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन। और दूसरा लक्ष्य ये है, देश के विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परंपराओं में लोक जीवन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना। तो देश में अलग अलग प्रकार के प्रांत हैं, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हर एक राज्य की, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी संप्रदाय, अपनी अपनी संस्कृति होती है। तो दूरदर्शन को चाहिए कि क्षेत्रीय स्तर पर जितने भी हमारे राज्य हैं, सो उन राज्यों के जो है परंपराओं को, संप्रदायों को और उनके संस्कृतियों को
उनके लोक जीवन को राष्ट्रीय स्तर पर लाकर राष्ट्रीय एकता बनाने में दूरदर्शन सहायक सिद्ध हो, ये दूसरा लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसलिए भारत सरकार दूरदर्शन में हर एक स्टेट के लिए कुछ समय आवंटित करती है। व्हेन यू वॉच डीडी या दूरदर्शन चैनल, तो कुछ समय जो है ना रीजनल प्रोग्राम्स के लिए, या यूँ कहना चाहिए रीजनल समाचार के लिए, न्यूज़ के लिए भी कुछ समय अलॉट करती है। जैसे कि इवनिंग 4-5 से लेकर रात्रि के 8-9 तक। अब तो अलग से चैनल भी है, ये अलग बात है, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम प्रिस्क्राइब टाइम होता था रीजनल प्रोग्राम्स के लिए। जैसे कि रीजनल भाषा में यहाँ का मतलब राज्य स्तरीय जो भाषा है, तो उस भाषा में कुछ प्रोग्राम्स और न्यूज़ भी देखने के लिए मिलता था। क्योंकि अब जब न्यूज़ के साथ साथ दूसरे समाचार, जैसे कि यहाँ तेलंगाना है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, या उड़ीसा है, तो वो लोग अपने अपने लोक जीवन, अपने अपने परंपराएं, अपने अपने संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए लोगों को उसके बारे में जागरूक या अवेयरनेस करते हुए राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म वाले हैं, अलग अलग प्रकार के कुल वाले हैं, अलग अलग प्रकार के विचार वाले हैं। तो उन सबको एक सूत्र में बांधते हुए उनको आगे बढ़ने के लिए दूरदर्शन जो है ना महत्वपूर्ण कार्य करती हुई आ भी रही है। स्टिल वो अपना कार्य कर रहा है। और तीसरा क्या है? तीसरा लक्ष्य ये है विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। यस, डेफिनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनको एनकरेज करने के लिए दूरदर्शन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी जुड़े हुए कुछ भी प्रोग्राम है, जैसे कि कुछ समय पहले भारत के एक प्रांत से कुछ सैटेलाइट्स को भेजा गया है, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है। तो उस घटना को प्रोग्राम के रूप में बताकर दूरदर्शन क्या करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है एनकरेज करती है। किसी सैटेलाइट को भेजना नहीं, बल्कि कोई भी समाचार हो, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर कहना चाहिए कोई भी एक बीमारी के लिए कोई बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हमें मिली है, अचीवमेंट हमने किया है, जैसे कि कोरोना के लिए हमने कुछ दवाई बनाई है, तो वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो अलग तो नहीं है। सो उसके बारे में लोगों को बतलाना, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये दूरदर्शन की तीसरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उसका तीसरा लक्ष्य। अब चौथा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। धर्मांधता व अंधविश्वासों को समाप्त करना। अब ये मैं इसके बारे में तो शायद अधिक कहने का साहस मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर सिलेबस में है तो थोड़ा बहुत कहने का बाध्य मेरा हो जाता है, और उसकी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों के ऊपर रहती है। धर्मांधता, धर्म अलग है और विश्वास अलग है। धर्म को मानिए, लेकिन आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं। मतलब धर्मांधता में हम लोग अंधविश्वासों के और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और न ही सुपरस्टिशंस को बढ़ावा देना चाहिए। वी शुड नॉट। धर्म अपनी जगह है और विश्वास अपनी जगह है। तो आप आंखें खोलकर विश्वास करेंगे तो धर्म है, आंखें बंद करके विश्वास करेंगे तो फिर वो अंधविश्वास होता है। सो धर्मांधता और अंधविश्वासों को समाप्त करना है जड़ से। जैसे कि एक समय था ब्लैक मैजिक करते थे, ऐसा लोगों का मानना था। और इतना ही नहीं कि अंधविश्वास किस प्रकार मैं आपसे कहूँ, हम लोग कभी कभी जो है छोटे मोटे विषयों को ही बहुत बड़ा बना देते हैं।
जैसे कि किसने छींक मार दिया है तो लोग कहते हैं अरे छींक मारना, मैं जा रहा था उसने छींक मारा है तो इस कारणवश मेरे काम नहीं होते हैं। या फिर कोई छींक दिया, कोई खांस दिया, कोई ये कर दिया, कोई वो कर दिया। इज इट फेयर? क्या आज के इस युग में 21st सेंचुरी में हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं और वहाँ पर टेक्नोलॉजी वाले युग में इन सब के लिए जगह होनी चाहिए? तो दूरदर्शन का ये काम है, ये जिम्मेदारी है, ये लक्ष्य है कि हमारे समाज में फैले हुए जो धर्मांधता है या अंधविश्वास है या फिर बिल्ली ने रास्ता काटा है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमने एक कहानी पढ़ी थी प्रायश्चित, शायद आपको याद होगा, रामू की बहू या फिर उसका बनाया हुआ खीर। ओके, सो अब बिल्ली रास्ता काटती है तो हमारा ये कहना है कि बिल्ली मनुष्य है इसलिए हमारा काम ठीक नहीं हुआ है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। ले, बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा है तो हमारा काम जो है ठीक से नहीं हुआ है या फिर काम चौपट हो गया है, ठीक से नहीं बना है, एग्ज़ाम हो, कुछ काम हो या फिर ऑफिस जाने वालों का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग बिल्ली को दोषी ठहराएंगे। अब बिल्ली हमारा रास्ता काटती है तो हम भी तो बिल्ली का रास्ता काटते हैं। अब मैं इधर से आ रहा था, बिल्ली इधर से आ रही थी, तो बिल्ली आकर मेरा रास्ता काट के आगे चली गई है। अब मैं इधर से आ रहा था तो अब मुझे वो जा रही थी तो मैंने भी उसका रास्ता काटा। अब यहाँ जाकर मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैंने बिल्ली के ऊपर आरोप लगाया है कि इसने, वो भी ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है, एकदम काली बिल्ली, ब्लैक कैट, जो बहुत ही खतरनाक होता है, तो उसने मेरा रास्ता काटा है। तो मैं कहूँगा कि बिल्ली रास्ता काटने से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरा 1-2 फ्रैक्चर हुए हैं, मे बी 2 or 3 months आई शुड टेक सम बेड रेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरी कुछ हानि हुई है तो मैंने बिल्ली के ऊपर आरोप लगाया। यहाँ जाने के बाद बिल्ली का भी एक्सीडेंट हो गया है, बिल्ली एक गाड़ी के नीचे आ गई और उसकी मृत्यु हो गई है। अब बिल्ली मेरा रास्ता काटने से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, एक हड्डी कुछ सरक गई है, टूट गई है, एंड डॉक्टर सेड आफ्टर 2-3 months यू बिकम क्योर, तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बिल्ली मर गई है तो फिर से जिंदा होकर लौट के आ जाएगी। अंधविश्वास, ये है अंधविश्वास। सो आप लोग धर्म का अवलंबन कीजिए, अंधे होके नहीं। अब मैं एक हिंदू हूँ, मेरा धर्म ये कहता है कि अगर मैं बीमार हूँ या फिर मेरे घर में या फिर मेरे परिचित या फिर मेरे सगी संबंधी कुछ बीमारी से जूझ रहे हैं तो धर्म के अनुसार से मैं मंदिर गया, उनके नाम पे पूजा पाठ करवाया, तीर्थ प्रसाद लेके आया या कुमकुम लेके रोली लेके आया और उनको तिलक कर दिया और मुंह में प्रसाद डाला, और मैं कहूँगा कि आप ठीक हो जाएंगे, कि ठीक हो जाएंगे। या फिर मैं एक मुसलमान हूँ तो मैं मस्जिद या दरगाह के पास चला गया और उनके नाम पे दुआ पढ़ा के आया और या ताबीज़ लेके आके उनके हाथ में या फिर गले में मैंने बांध दिया, तो वो क्या ठीक हो जाएंगे? या फिर मैं ईसाई हूँ तो मैं चर्च जाकर वहाँ से 2 होली ड्रॉप लेके आके उनके मुंह में डालूंगा और फिर क्राइस्ट का सिंबल लगाऊंगा और कहूँगा कि आप ठीक हो जाएंगे, तो क्या ठीक हो जाएंगे? धर्म विश्वास से जुड़ा हुआ होता है, धर्म को अंधविश्वास में मत बदलिए। ये विश्वास है, ये अपनी जगह है, लेकिन ये जो है इनके साथ चाहे वो तिलक लगाने की बात हो, प्रसाद खाने की बात हो, या दुआ या नमाज पढ़ने की बात हो, या ताबीज़ बांधने की बात हो, या फिर होली ड्रॉप्स मुंह में रखने की बात हो, डालने की बात हो, ये धर्म है। इसके साथ दुआ के साथ दवाई भी दीजिए, क्योंकि ब्लाइंडली धर्म को मानकर उसका अपमान करना ये बहुत बुरी बात है। सो यहाँ पर दूरदर्शन का लक्ष्य होता है कि धर्मांधता को और अंधविश्वासों को बढ़ावा ना दे, क्योंकि धर्म में होकर हमें अपने आप को अंधा नहीं बनाना चाहिए। हम लोग आँख से अंधे हैं या नहीं पता, अक्ल से अंधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला ने कुछ दिया है इधर टॉप फ्लोर में, सो हमें उसका यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, वरना फिर वही पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी हम लोग अंधे बन जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है।
अनपढ़ लोग हैं तो चलो किसी के भड़काव में आ गए हैं, किसी के प्रलोभन में आ गए हैं, किसी के उकसाने में आ गए हैं तो अलग बात है। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बुद्धि कहाँ गई? तो आप धर्मांता या अंधविश्वासों में जकड़ना नहीं चाहिए हमें। सो दूरदर्शन का यह चौथा जिम्मेदारी लक्ष्य होता है कि समाज में फैली हुई धर्मांता और अंधविश्वासों को समाप्त करना। फिफ्थ वन है कृषि, नॉट खुशी, कृषि। कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग, बागवानी, मछली पालना आदि का महत्व देखते हुए इन उद्योगों के विकास की दृष्टि से कार्यक्रमों का निर्माण करना। बिल्कुल कृषि, कृषि मतलब मैं अपनी भाषा में बोलचाल में कहूँ तो नथिंग बट खेती बाड़ी, आपकी भाषा में कहूँ तो फार्मिंग, या थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई की बात में कहूँ तो एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कार्यक्रमों का जो है ना निर्माण करके जो किसान है उसको लाभ पहुंचाने जैसे कार्यक्रमों का जो है निर्माण करके कृषि, पशुपालन और डेयरी उद्योग, डेयरी मतलब मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित जो इंडस्ट्रीज है वे, और बागवानी, गार्डनिंग, मछली पालना, फिशरीज, इन सब से जुड़ी हुई कार्यक्रमों को तैयार करके ये जो सारे लोग हैं इसके ऊपर जीने वाले या जीवन यापन करने वाले, चाहे वो किसान भाई हो या फिर कोई पशुपालन करने वाला हो, कोई डेयरी उद्योग के ऊपर निर्भर हो, या फिर कोई मछली पालने वाला हो, या फिर कोई गार्डनिंग करने वाले हो, नर्सरी हो, तो इन सब के बढ़ावा करने के लिए दूरदर्शन को चाहिए कि उनसे संबंधित कुछ कार्यक्रमों को बनाकर उनको जो है सूचनाएं समय समय पर देते हुए, जैसे कि अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो है आजकल बहुत सारे नए नए तकनीकी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नए नए टेक्निक्स, क्योंकि एक समय था कि पुराने ज़माने के जो भी अब आज भी मैं हल लेके जाऊंगा खेत जोतने के लिए तो लोग हंसेंगे, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं रहा। आज गांव में भी ट्रैक्टर्स चलते हैं। तो मतलब जो जो नई नई टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित जानकारी किसानों को देना और उनका उत्साह बढ़ाना, और हो सके तो कम समय पर अधिक काम करे और अधिक लाभ उनको पहुँचे, इस प्रकार से उनको जानकारी देते हुए ये जो सारे कहना चाहिए व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब प्रोफेशंस है, जैसे कि खेतीबाड़ी है, डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, बागवानी है, या फिर मच्छी पालने का जो फिशरीज है, तो इन सारे सेक्टर्स को, डिपार्टमेंट को बढ़ावा देते हुए कुछ प्रोग्राम बनाकर हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने में दूरदर्शन अपना योगदान देना चाहिए। और नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, महिला उत्थान, स्वास्थ्य रक्षा के कार्यक्रम बनाना। तो यहाँ पर छठवां जो है पर्यावरण संरक्षण है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण, महिला उत्थान, स्वास्थ्य रक्षा के कार्यक्रम बनाना। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, फिर भी मैं इसको सिर्फ संक्षेप में कहूँगा। पर्यावरण संरक्षण हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके कि पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण नथिंग बट हमारे आसपास जो भी रहने वाला जो माहौल है वही पर्यावरण है, एनवायरनमेंट। अब मेरे सामने कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, अब मेरे इर्द गिर्द पर्यावरण नहीं है। अगर मैं पेड़ों की रक्षा करूँगा तो पेड़ मेरी रक्षा करेंगे। ओके, अगर मैं पेड़ों की रक्षा करूंगा तो पेड़ मेरी रक्षा करेंगे। पेड़ है तो ऑक्सीजन है, पेड़ नहीं तो कोरोना आएगा। हाँ, कोरोना आएगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर वही ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 2 घंटों के लिए 4,000, 5,000, 10,000 या फिर एक दिन के लिए 1 लाख रुपए भी खर्च करने वालों को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जितने में सर के ऊपर बाल है। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग अपने आप पर्यावरण का नाश करने लगे हैं।
पर्यावरण का नाश करना मतलब अपने आप का नाश करना। पर्यावरण की रक्षा आप कीजिए तो आपकी रक्षा पर्यावरण करेगा, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है कि मैं एक सेंटेंस में इसको समाप्त कर सकूं, लेकिन इसके बारे में कहने के लिए मुझे बहुत सा समय चाहिए और मैं आशा करूंगा कि अगली कक्षा में आपको इसको विस्तार से समझाने दूंगा।